दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये क्लास 8, 9th और 10th में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार के हैं 2x + 3y बराबर 13, 4x - 2y बराबर 2। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमेशा दो चर होते हैं। जैसे मान लो कोई भी दो चर होगा x, y या फिर y, z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको जब हम हल करते हैं तो उसके लिए दो समीकरण होना चाहिए। अगर हमारे पास दो समीकरण है तभी हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण हल कर पाएंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण तभी हल कर पाएंगे। इसके लिए तीन विधियां होती हैं, तीन प्रमुख विधियां होती हैं। ठीक है, जो देखिए मैं बता रहा हूँ तीन प्रमुख विधियां कौन कौन सी। पहली होती है विलोपन विधि, और दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी वज्र गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, तो इन तीनों विधियों से हम इस वाले समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि कक्षा 8 में भी है और 9th में भी है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस वाले समीकरण को देखिए, ध्यान से इस समीकरण को देखिए। 2x + 3y बराबर 13 और 4x - 2y बराबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले हम किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करने की सोचते हैं। ठीक है, मान लो आपको अगर गुणांकों को या सोच लीजिए कि x के गुणांक को बराबर करना है या y के, तो किसी एक के गुणांक को बराबर करो सबसे पहले। तो देखो यहाँ 2x है, मान लीजिए हम x वाले गुणांकों को बराबर करना चाहते हैं। तो यहाँ 2x है और यहाँ 4x है। तो हम क्या करें कि ये जो 2x है ये भी 4x हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले समीकरण में 2 का अगर हम गुणा कर दें तो दोनों के गुणांक, दोनों x वाले जो संख्या हैं उनके गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण पहले में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, हमें सबसे पहले सोचना है कि हमें किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे अगर, तो देखो 2x + 3y + 13 ये है। अब इसमें हम अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4x पूरे में किया जाता है तो 6y बराबर 26 ये हो जाएगा। इसको हम अब इस बार समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखो समीकरण 3 और 2 को अगर देखें तो इसके x के गुणांक आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसको हमने बराबर किया है, जिनके गुणांकों को हमने बराबर किया है उन्हीं के चिन्हों को देखते हैं। ये दोनों कहे के हैं प्लस के। अगर प्लस के हैं तब हम इन दोनों को घटाएंगे, यानी समीकरण 2 में 3 को घटाएंगे। ठीक है, या 3 में 2 को घटाएंगे। और अगर प्लस माइनस के होते तब फिर हम क्या करते, जोड़ते। हमने जिसे बराबर किया उसी को बस देखना है और y को हमें नहीं देखना क्योंकि हमने x को बराबर किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाओ तो समीकरण 3 ये है 4x + 6y बराबर 26 और समीकरण 2 है 4x - 2y बराबर 2। अब इसको घटाना है तो घटाव में हमेशा क्या होते हैं, नीचे वालों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, 4x में 4x गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। और 6x में 2y घटा देंगे तो 6x में 2y जब घटाएंगे वो जुड़ेगा, प्लस का है ना, तो 8y हो गया। और इधर 26 में 2 घटेगा क्योंकि ये ऋण का है, तो इधर आ गया 24। तो यहाँ से y का मान हम आराम से निकाल लेंगे, y बराबर 24/8 यानी y बराबर आ गया 3। ठीक है, और अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 13। तो यहाँ रखें 2x +
3y बराबर 13। तो यहाँ हमने y का मान निकाला है 3, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13, यानी 2x प्लस 9 बराबर 13। तो यहाँ 2x बराबर 13 माइनस 9, ये कितना हो गया 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो 2, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। तो इस तरह से विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि ये है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसी एक यानी x के चाहे y के गुणांकों को हमें कुल मिला के बराबर करना। और इसमें आप ध्यान देना कि ऐसे गुणांक को बराबर करने, जैसे देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, तो इसमें हमने 2 का गुणा कर लिया, आराम से बराबर हो गया। अगर आप y बराबर करना चाहते तो तुम मतलब पहले ऊपर 2 का गुणा करना पड़ता और नीचे 3 का, तो 2 बार हमें गुणा करना पड़ता है, यानी समीकरण 1 में भी गुणा करना पड़ता और समीकरण 2 में भी गुणा करना पड़ता। इसलिए हमने यक्स के गुणांकों को बराबर करने में सरल था। ठीक है, इसलिए यक्स के गुणांकों को यहाँ हमने बराबर किया। अब प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक संख्या यानी एक चर का मान निकालते हैं। किसी एक चर का मान निकाल के किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण में रख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे यही है, पहला है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 1, और फिर है 4x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो हम क्या करें, समीकरण 1 से यक्स का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से यक्स का मान निकालने पर मान, अब हम देखो, तो पहला है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम सबसे पहले करेंगे यक्स का मान निकालना, तो सिर्फ इधर यक्स बचाना है, बाकी सबको उधर ले जाना। तो 2x, अब 3y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का जाएगा, तो माइनस 3y, फिर यक्स के साथ इंटू में है 2, तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो यक्स बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। यहाँ से हमने यक्स का मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 से हमने यक्स का मान निकाल लिया, अब समीकरण 2 में यक्स का मान रख देंगे। हमेशा ये ध्यान देना, एक में ही मत रखना, दूसरे में रखा जाता है। जब एक से निकाल लेते हैं तो दूसरे पर रखते हैं। समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, ठीक है, रखना है इस बार। तो समीकरण 2 क्या है, पहले उसको उतार लो, 4x माइनस 2y बराबर 2। अब यहाँ यक्स की जगह पर हमें 13 माइनस 3y बटा 2 रखना, ये हमने रखा, माइनस 2y यहाँ बराबर 2। ठीक है, अब 2 से आराम से 4 को काट सकते हो, तो 2 कट गया, तो 4 दूनाई 26 माइनस 6y, 3 दूनाई 6y और माइनस 2y बराबर 2। यहाँ 26 को उधर ले जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 8y और 26 उधर गया तो पक्षांतर होकर माइनस का हो गया, तो माइनस 8y बराबर यहाँ बच गया माइनस का 24। यहाँ से ये कैंसिल, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया। ठीक है, तो y बराबर 24 बटा 8, तो 8 त्रिक 24। ठीक है, तो यहाँ से y का मान 3 निकल आया। अब आपको जहाँ यक्स का मान निकालना है ना, तो सबसे सरल ये होगा कि हम किसी समीकरण में ना रख के डायरेक्टली यहाँ रख दें, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट यक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y का मान इस पर रख देंगे। यक्स बराबर हमने निकाला था 13 माइनस 3y और बटा 2, तो यक्स बराबर यहाँ देखिए 13 माइनस 3 गुणे 3 बटा 2, यानी 13 माइनस 9 बटा 2, यानी 4 बटा 2। ठीक है, इस तरह से 2 आ गया। तो ये हुआ, ये विलोपन और प्रतिस्थापन विधि क्लास 8 और 9th में होती है, लेकिन 10th में एक विधि और जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड विधि मैं आपको हल करना बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद यही उदाहरण लेकर चलेंगे और वज्र गुणनखंड विधि हल करेंगे। तो यहाँ तीसरी विधि है वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले हमें इस पूरे समीकरण से जो मतलब दूसरे साइड में संख्याएं होती हैं उन्हें इस साइड लाई जाती हैं। ठीक है, तो पहले है 2x प्लस 3y, 13 को इधर लाएंगे तो माइनस का 13 इजिकल टू 0, समीकरण नंबर 3 इसे बना लो। फिर 4x माइनस 2y और इधर लाएंगे तो माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले ये किया जाता है
कि हमें जो भी उस साइड की संख्याएं होती हैं उन्हें भी इस साइड लाया जाता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि x बट्टा बराबर लगाएंगे, फिर y बट्टा फिर बराबर लगाएंगे। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि है और सही तरीके वाली विधि है, इसमें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। 1 बट्टा ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो x वाले अब इस बार जब x के नीचे हम रखेंगे तो x के गुणांक को छोड़ जाएंगे। ठीक है, पहले समीकरण से ये जो तीसरा समीकरण है इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इस पे इस वाले यानी x के गुणांक को छोड़कर बाकी दोनों गुणांकों को हमें रखना। तो सबसे पहले y के गुणांक को 3 और फिर -13 रख दिए। फिर y के नीचे जब रखेंगे तो y वाले गुणांक को छोड़ देंगे। x के गुणांक पहले नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लाइन से चलना है, क्रमशः चलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ तो x के टाइम पे 3 और 13 रख लिया। अब y के टाइम पे हम -13 पहले रखेंगे, बाद में 2 आएगा, तो -13, 2 हो गया। फिर जब यहाँ 1 तो इस वाले गुणांक को छोड़ जाएंगे, x का रखेंगे तो 2, 3 ऐसे हो गया। ये पहले समीकरण से हुआ। फिर दूसरी जब यहाँ नीचे रखेंगे तो चौथे समीकरण से रखेंगे। ठीक है, तो x वाले को छोड़ना है, x के गुणांक को, यहाँ y के गुणांक को रखना है, तो -2, फिर -2 ये रख लिए। फिर y के गुणांक को छोड़ना है, पहले -2 रखेंगे, 4। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर ये चीज़ ध्यान दे गए तो पूरा एकदम क्लियर सही होगा। ठीक है, फिर इसको छोड़ देना है, 4, -2। ठीक है, अब हमें गुणा करना है। इसका सबसे पहले ऐसे गुणा करना, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसमें इसका और इसका इसमें। ठीक है, और बीच में माइनस होता है, याद रखना। तो x बट्टा, अब हमने किया 3 दूनाई 6, वो भी -6, बीच में अपने आप माइनस होता है सूत्र पे। ठीक है, और इसका जब गुणा करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, 4 दूनाई 26, तो प्लस का 26 हुआ। ठीक है, बराबर यहाँ y बट्टा 4 चौको 52 कहेगा माइनस का, और बीच में माइनस होता है। ठीक है, और इन दोनों का गुणा -4, तो -4 रख दिए, बराबर 1 बट्टा पहले 2 और 2 का गुणा तो -4, और फिर माइनस बीच में होता है 4 तिहाई 12 प्लस का। ठीक है, एक तरह से अब इनको खोलते हैं पूरा, तो -6 -26 हुआ, बराबर 1 y बट्टा -52 और माइनस माइनस +4 बराबर 1 बट्टा -4 और 1 बट्टा -4 और -12 हो गया। यहाँ x बट्टा -6 यहाँ से आया था, ये -26 हुआ, और ये -52, ये +4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हल करें इसे तो देखो -26 और -26 जुड़ेगा तो माइनस का 32 हो गया, बराबर y बट्टा -52 + 4 तो यानी -48, और बराबर 1 बट्टा -16 यानी 12 4 16 माइनस का। अब एक बार इसे डायरेक्टली बराबर करेंगे। ठीक है, यानी x बट्टा -32 और बराबर 1 बट्टा -16। तो यहाँ से करें, नीचे वालों को काट सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और 16 दूनाई 32 और 2 का इधर गुणा, तो x बट्टा 2 बराबर 1 बचा, तो यानी x बराबर 2, ये डायरेक्ट हल हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से y -48 को एक बार 1 बट्टा -16 के बराबर करेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 16 तिया 48, तो y बट्टा 3 बराबर 1, तो y बराबर 3। तो इस तरह से बीज गुणनखंड में भी वही, तो विधि कोई भी हो, ठीक है, आंसर वही आएगा। विलोपन विधि में भी x बराबर 2 आ रहा था, y बराबर 3, और उसमें प्रतिस्थापन में भी और बीज गुणनखंड में भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों विधियां हैं जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं इन्हीं तीनों विधियों से। ठीक है।